जय हिंद। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हिस्ट्री में जो हम कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया था कि पूरा अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, और बिंदुसार के बारे में। और इसके बाद फिर हमने अशोक के बारे में पढ़ा, कुछ शब्दावली भी पढ़ी थी, मौर्य वंश से संबंधित कौन कौन से शब्दावली थी, ठीक है, जैसे विषयपति, चक्र, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सीता भूमि क्या थी, अदेव मात्रक क्या था, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसमें हमने कुछ जो शिलालेख थे उनके बारे में भी हमने देखा था। और अशोक को जो हो तो शिलाभिलेखों का जो हो तो भारत में प्रथम शासक माना जाता है जिन्होंने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, ठीक है। और इसके अलावा हमने उसमें ये भी देखा था कि शिलालेखों में कौन कौन से जो हो तो इम्पोर्टेंट थे। जो पहला था वो हमारा क्या था, पहला अभिलेख किससे संबंधित था, पशु बलि से। दूसरा वाला पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा से संबंधित था, ठीक है। 11वें वाले अभिलेख में जो तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। 11वें वाले में धम्म के बारे में बताया गया है, तो ये हमने काफी सारी चीजें उसमें देख ली थी, ठीक है। और इसके अलावा जो अशोक थे तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये भी हमने उसमें कल डिस्कस की थी। तो इस तरीके से हमने काफी सारा उसमें जो हमारा पॉइंट था तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमको मौर्य वंश के आगे की बात करना है। और मौर्य वंश तक क्या होता है कि मौर्य वंश के पहले आप देखेंगे कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो जितने भी शासक हैं तो मौर्य वंश तक के शासक जो हो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो सनातन यानी हिंदू धर्म होता है, तो हिंदू धर्म के जो शासक होते हैं और बौद्ध और जैन, ठीक है, क्योंकि इस तरफ बौद्ध और जैन जो हो तो काफी तेजी से जो हो तो विस्तार कर रहे थे, ठीक है। जैन तो कम, लेकिन बौद्ध जो हो तो काफी तेजी से जो हो तो फैल रहा था। तो उसके कारण से जो हिंदू धर्म के जो शासक थे तो उनका कहीं ना कहीं इनके साथ विरोध चालू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे ये शासक होते हैं, तो जो अंतिम शासक होता है हमारा मौर्य वंश का बृहदत्त, तो उसको मार देते हैं। कौन? ये पुष्यमित्र शुंग। कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग मार करके एक वंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं शुंग वंश। क्या बोलते हैं? शुंग वंश, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ये हिंदू धर्म को यानी ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता था, ठीक है। तो यहाँ से ब्राह्मण धर्म की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ तक हमारे सातवाहनों तक जो तो ब्राह्मण वंश रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम वहाँ से देखेंगे कि जो हिंदू यूनानी आते हैं बाहर से, यमन के लोग आते हैं आक्रमण करने, वो किस तरीके से आक्रमण करते हैं, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तो इसको समझते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। और किसको मार दिया था इसने? बृहदत्त को। किसको मार दिया था? बृहदत्त को मार दिया था, जो हमारा मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो बृहदत्त को मार करके ये पुष्यमित्र शुंग जो तो शासक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज नोट करने लायक है कि जो जब कभी किसी क्षेत्र का शासक, जब किसी साम्राज्य का शासक जो तो क्या कमजोर हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है, ठीक है। ये पूरी तरीके से तय बात है कि जितना शासक क्रूर होगा, क्रूर का मतलब जो समाज की, जो अपने राष्ट्र की उसकी जो जनसंख्या है, जो जनता है, उसके प्रति क्रूर नहीं होना है। लेकिन जो बाहरी राष्ट्र है, यदि उनके प्रति क्रूर होता है कोई शासक, तो उसका राष्ट्र उतना ही ज्यादा सुरक्षित होता है, ठीक है। तो जितने भी आप शासक देखेंगे जिन्होंने अपना रौद्र या क्रूर रूप दिखाया है बाहरी जो हो तो आक्रमणकारियों के प्रति, तो उनका जो तो साम्राज्य उतना ही सेफ रहा है, ठीक है। चाहे हम अशोक की बात करें या किसी की भी बात करें, अशोक जब तक क्रूरता के साथ जो हो तो व्यवहार किया तब तक उनके साम्राज्य ने विस्तार किया। और जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके सिंपल रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले, वैसे ही उनके जो हो तो साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशोक के बाद जितने भी शासक आएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? एकदम से लित्तड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लित्तड़ हो जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इन सारी चीजों का फायदा उठा लेंगे, ठीक है लोग। तो इसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग इस चीज का फायदा उठाता है और बृहदत्त को निपटा देता है, ठीक है। और इसने अपनी फिर राजधानी किसे बनाया? तो इसने अपनी राजधानी बनाया विदिशा को। किसको बनाया? विदिशा को, ठीक है। तो विदिशा एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अश्वमेघ यज्ञ करवाए। कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए? 2। और किसकी सहायता से करवाए?
तो पतंजलि की सहायता से करवाए। किसकी सहायता से? पतंजलि की सहायता से करवाए। ठीक है, किसकी सहायता से करवाए? पतंजलि की सहायता से करवाए। तो यहाँ से क्वेश्चन यदि ये आएगा कि पतंजलि किसका दरबारी था, किसके दरबार में रहता था, तो पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, और इसने पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पतंजलि किसके दरबार में था, तो पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी? महाभाष्य। या तो ऐसे आगे कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी, तो पतंजलि ने। ठीक है, और पतंजलि ने ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको इतनी याद रखनी है। फिर पुष्यमित्र शुंग ने और क्या काम किया, तो ये भरहूत का स्तूप बनवाया। क्या बनवाया? भरहूत का स्तूप बनवाया। और इसके अलावा जो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, उसका भी ये क्या करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है दोबारा। ठीक है, अब ये जो पुष्यमित्र शुंग का जो टाइम है, तो इसको क्या बोलते हैं? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया। क्यों कहा गया? गेस करिए आप क्यों कहा गया। चलिए मैं बताता हूं क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर हेडिंग क्या डाली है? ब्राह्मण राजवंश। क्या डाला है? ब्राह्मण राजवंश। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणों से संबंधित चीजें आएंगी। अब ब्राह्मणों से संबंधित चीजों का मतलब कि वेद, पुराण, इस तरीके से जो स्मृति ग्रंथ है, उन सारी चीजों की बातें होंगी। ठीक है, मतलब कि जो चीजें हमारी वैदिक काल में थी, क्या थी? वैदिक काल में पुराण और ये सारी चीजें जो वेद थे, तो उनका फिर से जो हो तो यहाँ पर प्रारंभ चालू होगा। लोग तो जो तो जानते थे। ठीक है, लेकिन जो शासक होता है तो शासक के हिसाब से जो तो साम्राज्य की जनता चलने लगती है। ठीक है, यदि शासक बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इसकी उम्मीद ज्यादातर व्यक्त की जाएगी कि जो समाज होगा वो बौद्ध धर्म को ज्यादा फॉलो करने लगेगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम शासकों के जो तो समय पर होता था कि जैसे मुस्लिम शासक है तो जनता जो हो तो भय के कारण या किसी भी कारण से ज्यादातर जो तो मुस्लिम जनता में मुस्लिम जो तो मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, मुस्लिम समाज की तरीके से बदल जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये ब्राह्मण वंश का है, ठीक है, और जो तो वैदिक चीजों को अपनाएगा, तो जो तो यहाँ की जो जनसंख्या होगी, यहाँ पे जो प्रजा होगी, तो वो भी क्या हो जाएगी? वैदिक चीजों को अपनाने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर से क्या बोला गया? वैदिक पुनर्जागरण का मतलब फिर से पुनः जो तो वैदिक काल की तरफ जो तो ये लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और याद रखना है कि इसी के समय में शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना हुई। किसकी रचना हुई? मनुस्मृति की रचना हुई। और ये क्या है? ये पहला स्मृति ग्रंथ है। ये क्या है? फर्स्ट स्मृति ग्रंथ। क्या है? फर्स्ट स्मृति ग्रंथ। ठीक है, क्या है? फर्स्ट स्मृति ग्रंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो तो क्वेश्चन कभी कभी ये आ सकता है कि जो मनुस्मृति है, ये शुंग वंश का साक्ष्य किसमें मिलते हैं? शुंग वंश के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में शुंग वंश के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये जो कालिदास हैं, तो कालिदास भी इसी समय पर जो तो यहाँ पर एक मालकाग्नि मित्रम नाम की एक रचना करते हैं। ठीक है, जिसमें एक प्रेम कहानी की बात हुई है। तो यहाँ पर जो नायक है तो वो कौन है? अग्निमित्र है। कौन है? अग्निमित्र। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें थोड़ा सा, तो ये शुंग वंश के बाद क्या आता है? कंड वंश। कौन सा आता है? कंड वंश। ठीक है, तो ये कंड वंश, ये जो वासुदेव है, कौन? वासुदेव। तो वासुदेव कंड वंश की स्थापना करता है। और ये शुंग वंश का अंतिम शासक होता है कौन? देवभूति। कौन होता है? देवभूति। ठीक है, तो देवभूति को ये खत्म कर देता है। किसको? देवभूति को ये खत्म कर देता है। ठीक है, और देवभूति को ये खत्म करके कंड वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि कंड वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। ठीक है, और ये इतना याद करना है कि कंड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। लेकिन इसको सबसे पहले और ये सेकेंडरी है। ठीक है, वासुदेव को इसको याद रखना है। यहाँ से इसको ऐसे भी याद रखना है सीक्वेंस में, मान के चले कभी सीक्वेंस में आ गया कि कौन सा वंश कब आया, तो शुंग वंश, फिर कंड वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यदि हम आगे बात करें तो सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ किताबों में
जो तो 60 ईसा पूर्व है और कुछ किताबों में 30 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये टाइम कभी नहीं आपसे पूछेगा, बस इतना याद रखना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। ठीक है, यदि आप लुसेंट में देखेंगे तो 60 ईसा पूर्व है शायद, और यदि दूसरी बुक देखेंगे किरण पब्लिकेशन वगैरह की तो उसमें 30 ईसा पूर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, प्रतिष्ठान को। किसको बनाई, प्रतिष्ठान को। ठीक है, किसको राजधानी बनाई, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ पर है, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, कहाँ पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। अब इसके यदि प्रमुख शासक देखें सातवाहन वंश के तो कौन कौन से हैं, सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है और पुलवामी है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई शासक हैं लेकिन वो हमारे किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जहां पर मैं टिक कर रहा हूं तो उसको जरूर आपको याद रखना है। अभी ये सातवाहन पूछेगा कि किस वंश के शासकों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया, सेतु का काम किया। ठीक है, मतलब जो इनका साम्राज्य था, जो सातवाहन वंश का साम्राज्य था, तो किसके किसके बीच में था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में इनका साम्राज्य था, तो इसलिए इनको उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सेतु कहा जाता है। ठीक है, इनके साम्राज्य को। तो ये चीज आपको याद रखनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला यदि हम पॉइंट देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को अपनाया, तो सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना चालू किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। भूमि दान का जो साक्ष्य है तो कहाँ से मिला है, तो नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने के लिए जो तो प्रथा बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि ये आगे बात करें तो ये क्या था, जो सातवाहन था तो ये मात्र तंत्रात्मक था। क्या था, मात्र तंत्रात्मक था। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे देखिए ये गौतमी, क्या लिखा है, गौतमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके नाम है तो नाम के आगे इनकी माताओं के नाम लगे हैं। इस चीज से पता चलता है कि ये मात्र तंत्रात्मक थे, यानी यहाँ पे उनकी माँ का जो तो दर्जा काफी ऊंचा माना जाता था। ठीक है, लेकिन शासक कौन होते थे, शासक पुरुष ही होते थे, लेकिन मान सम्मान माता जी को बहुत दिया जाता था। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन यदि आ जाए कि सातवाहन वंश किस पर आधारित था, मात्र तंत्रात्मक या पितृतंत्रात्मक, तो मात्र तंत्रात्मक। ठीक है, यदि हम आगे यहाँ पे बात करें तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। ठीक है, कौन, नागार्जुन गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। किसके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। तो यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी कि शून्य काल के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन थे। और दूसरा क्या, नागार्जुन किसके समकालीन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पे यदि हम और आगे बात करें तो यहाँ पे सातवाहनों के समय पर क्या हुआ, सातवाहनों के समय पर क्या हुआ, अमरावती कला का विकास हुआ। किसका, अमरावती कला का विकास हुआ। ठीक है, सातवाहनों ने और क्या काम किया, तो इन्होंने कारले के चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, और अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि कारले की चैत्यों का निर्माण किसने करवाया, तो सातवाहनों ने करवाया। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दक्षिणा पथ के स्वामी किसे कहा जाता है, दक्षिणा पथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता है, तो सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा थोड़ा सा। इसके आगे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ यहाँ से। इसके पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो अश्वमेध यज्ञ है तो ये क्या है। जिन लोगों ने, जिन साथियों ने हमारे रामायण देखा होगा तो उसमें ये जरूर देखा होगा कि राम जी जब वनवास से आते हैं तो इसके बाद एक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ देते हैं, और वो घोड़ा बाद में लवकुश पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसी को ये क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जब वो घोड़ा कोई व्यक्ति पकड़ लेता है तो उसे उस व्यक्ति की चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें नोट कर लेना है, और ये काफी ज्यादा शार्ट में है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ें उतना जरूरी हो जितना। ठीक है, किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में हमारे आते हैं वो चीजें हमें ज्यादा पढ़नी है। आगे बात करें यदि हम तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और याद कर लेना आपको कि जो हमारा कलिंग था, क्या कलिंग जो उड़ीसा का है, आधुनिक उड़ीसा का। ठीक है, तो कलिंग में क्या होता है कि अशोक जब था तो अशोक के समय पर वहां पर युद्ध हुआ और वो पूरा जो तो कलिंग बर्बाद हो गया। ठीक है, उस समय पर अशोक के समय पर
जो तो वहाँ की राजधानी क्या थी कलिंग की? तोसली। क्या थी? तोसली थी। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे ये याद रखना है कि वहां पर फिर से पुनः कुछ दिनों के बाद लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में फिर से वहां पर एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसको क्या बोलते हैं? चेंदी राजवंश। क्या बोलते हैं? चेंदी राजवंश। ठीक है, चेंदी राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? चेंदी राजवंश। तो बस यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि चेंदी राजवंश कहाँ का है? कलिंग से संबंधित है, कलिंग उड़ीसा से। और इसका जो सबसे प्रतापी शासक था तो वो कौन था? कलिंग राजा खारवेल। कौन था? कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। कलिंग राजा खारवेल यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था। बस इसके अलावा आपको कुछ भी चीज नहीं याद रखना है। इसके बाद हम कल देखेंगे यहाँ पर यवनों का आक्रमण। ठीक है, और इसके बाद फिर हम जो तो उसमें काफी सारी चीजें करेंगे। और इसके बाद यवनों के आक्रमण में किस तरीके से हिंद, यूनानी, फिर शक, पहलव और कुषाण आक्रमण करते हैं। और इसके बाद फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्त साम्राज्य को लेकर के पढ़ेंगे। और इसके बाद ये 3 से 4 लेक्चर में आपकी ओल्ड हिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। 20-20 मिनट के लेक्चर हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।